Hello everyone, this is the second video regarding the poem The World is Too Much With Us, written by William Wordsworth. हमने फर्स्ट वीडियो में इस पोएम का ऑक्टेव पार्ट पढ़ा था, ठीक है। ऑक्टेव पार्ट मीन्स ये फर्स्ट 8 लाइन हमने पढ़ी आउट ऑफ ट्यून यहाँ तक। ये तो है हमारा ऑक्टेव पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे सेस्टेड पार्ट। सेस्टेड मतलब 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट। ये सोनेट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव और सेकंड पार्ट सेस्टेड। ऑक्टेव पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से पोइट का जो है वो डेवलपमेंट चल रहा है, उसके थॉट्स का, कि कैसे पोइट ने मतलब बताया है। मीन्स अगर हम कहना चाहें इंग्लिश टू इंग्लिश तो ऑक्टेव पार्ट के लिए हम कह सकते हैं द पोइट वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड ही वॉज डीपली पेन्ड टू सी दैट हिज कंटेम्परेरीज वर वेस्टिंग ऑल देयर पावर्स एंड टाइम इन अर्निंग मनी। मीन्स उसके टाइम के सभी लोग किस तरीके से मनी अर्न करने में लगे हुए हैं, एंड they had great power of spiritual elevation and development of the soul, but they wasted all that powers in amazing wealth and spending it in wasteful pleasures। यानी कि किस तरह से लोग जो है उसके समकालीन, विलियम वर्ड्सवर्थ के समकालीन जो लोग हैं उस समय के, कि किस तरह से अपने भौतिकता में ही लगे हुए हैं और अपनी जो अंदर की पावर्स हैं, जो उनकी खुद की स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनको वेस्ट कर रहे हैं ओनली किस में, गेटिंग और स्पेंडिंग में। तो ये तो थीम हुआ ऑक्टेव पार्ट का, कि वो नेचर को नज़रअंदाज कर रहे हैं, नेचर को भी नहीं समझ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेस्टेड पार्ट और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन सेस्टेड पार्ट का। सेस्टेड पार्ट की फर्स्ट लाइन, सॉरी, इट मूव्स अस नोट ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। देखो अब यहाँ सडन चेंज है, पोइट के थॉट्स में यहाँ पे सडन चेंज आ गया। मीन्स ग्रेट गॉड, ओ भगवान, आई would rather be a pagan suckled in a creed over out on। ओके, ये जो लाइन है देखो इसमें बहुत मीनिंग छिपा हुआ है। जैसे वो यहाँ पे कहता है अ पैगन, यानी आई वुड रादर बी अ पैगन। क्या कहता है यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं, आई वुड रादर बी अ पैगन, कि है भगवान जिससे तो अच्छा हो कि मैं पैगन बन जाऊं। अब देखो पैगन कौन होते थे? पैगन एक तरह से एक विश्वास था, एक बिलीफ, एक क्रीड मतलब एक ऐसा धर्म, एक ऐसा विश्वास था लोगों के हृदयों में, जो मीन्स ईसाई धर्म के आने से पहले पूर्व ग्रीस और रोम में ये धर्म प्रचलित था। पैगन धर्म के अनुसार क्या होता था कि लोग, पैगन धर्मावलंबी जो थे वो प्रकृति को ईश्वर मानते थे। वो प्रकृति के हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह से ईश्वरीय शक्ति देखते थे, ईश्वर के रूप को देखते थे। मीन्स अगर हम लिखना चाहें कि व्हाट इज़ पैगनिज्म, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं द ओल्ड पैगन्स बिलीव्ड इन अ नंबर ऑफ डेटीज प्रिसाइडिंग ओवर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। मीन्स वो प्रकृति के सभी ऑब्जेक्ट में अलग अलग भगवान को देखते थे। मीन्स वो नेचर के प्रति विश्वास रखते थे। एंड एवरीवेयर इन नेचर द पैगन कुड फील द प्रेजेंस ऑफ दीज डेटीज। और जो पैगन धर्मावलंबी लोग थे वो नेचर के हर ऑब्जेक्ट में उस डेटी मतलब भगवान को फील करते थे। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज
never lonely in a field or mountains or on the seashore. And it is this aspect of paganism which attracts Wordsworth, the lover of nature. And paganism brought men much closer to the nature than Christianity has been able to do. Means इसी मान्यता के परिणाम स्वरूप, कौन सी मान्यता? पैगनिज्म क्या है कि वो प्रकृति की हर चीज में अलग अलग भगवान को देखते हैं, प्रकृति में ही वो एक देवीय शक्ति को देखते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप विलियम वर्ड्सवर्थ जब भी नेचर के बीच होते हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बीच होते हैं, तो वो खुद को कभी भी अकेला नहीं महसूस करते। चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो माउंटेन्स पे हो, चाहे वो सी शोर पे हो, मतलब समुद्र के किनारे हो, कहीं पे भी वो खुद को अकेला फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पैगनिज्म को मानते हैं। और पैगन धर्मावलंबी लोग वो थे जो प्रकृति की हर चीज में देवता का स्थान समझते हैं। और वर्ड्सवर्थ भी प्रकृति की हर चीज में देवता की उपस्थिति पाते हैं, और इसलिए वो प्रकृति के बीच कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। और पैगनिज्म जो था वो एक तरह से आदमी को ले जाता है। मीन्स पैगनिज्म ब्रॉट मैन मच क्लोजर टू द नेचर देन क्रिश्चियनिटी। यानी क्रिश्चियन धर्म से भी पहले पैगनिज्म था ओल्ड ग्रीस और रोम में। जिस धर्म को, पैगन को मानने वाले जो लोग थे वो प्रकृति से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी आते ही लोग मीन्स मैटेरियलिस्टिक लाइफ जीने लग गए। वो अपने प्रकृति को और अपनी खुद की आत्मशक्ति को भूलने लगे, और अपनी सारी जो शक्ति थी उसको धन संचय करने में और व्यर्थ के सांसारिक सुखों पर नष्ट करने में अपना समय और अपनी शक्ति का दोनों का ह्रास करने लगे, दोनों को ख़त्म करने लगे। तो ये जो लाइन है हमारे सेस्टेड पार्ट की फर्स्ट लाइन, It moves us not, great God, I would be rather a pagan, suckled in a creed outworn. Outworn का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, यानी कि जो पुराना पड़ चुका है। यानी पैगनिज्म वो धर्म, वो विश्वास, वो आस्था जो कि अब कैसी हो गई? आउटवर्न हो गई, मतलब अब पुरानी पड़ गई है। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी से भी पहले रोम और ग्रीस के लोगों द्वारा माना जाता था। बहुदेवता में जो विश्वास रखते थे, और वो डेटीज कौन? नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें अलग अलग देवताओं को वो देखते थे। और वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं खुद ये इच्छा करता हूँ कि काश मैं तो पैगन बन जाऊं। वो पैगन, वो लोग, वो धर्मावलंबी लोग जो प्रकृति प्रेमी थे। क्रिश्चियनिटी के भी पहले के धर्म के बारे में यहाँ पे वर्ड्सवर्थ बात कर रहे हैं। अगली लाइन देखिए सेस्टेड की, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, ली, प्लीजेंट ली। ली का मतलब होता है कि वो फील्ड्स, खेत, मैदान, चारागाह। ओके, मिडो, मिडो मीन्स चारागाह। जो चारागाह होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, वो कहलाते हैं ली। और सो माइट आई मतलब इसीलिए, किस लिए? कि मैं पैगनिज्म को मानता हूँ, और इसीलिए जब मैं किसी प्लीजेंट ली पर, मतलब किसी खेत पर खड़ा रहूँ, या हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और वो मुझे अकेला महसूस नहीं करने देते हैं। सॉरी। और वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पैगनिज्म के ही बदौलत मैं जब भी कभी प्रकृति के बीच होता हूँ, किसी मिडो में खड़ा होता हूँ, तो वो ग्लिम्सेस मुझे हैं वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न मतलब अकेला, लेस मतलब कम, यानी मैं खुद को कम अकेला महसूस करता हूँ। मीन्स कि पैगनिज्म की विचारधारा में रखता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कभी भी प्रकृति में खुद को अकेला महसूस नहीं करता। और
आगे देखो, अगली जो वो नेचुरल सीन जो बता रहा है वो सी का, एक समुद्र का सीन बता रहा है। एंड हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न। यानी मैं कभी भी चाहे किसी खेत के बीच खड़ा हूँ या सी शोर पे खड़ा हूँ, मीन्स समुद्र के बीच चाहे खड़ा हूँ, चाहे मैं कहीं भी खेत में खड़ा हूँ या कहीं माउंटेन पे खड़ा हूँ, मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं पैगनिज्म में आस्था रखता हूँ। क्योंकि वर्ड्सवर्थ क्या पैगनिज्म में आस्था रखते हैं और उनका मानना है कि जो पैगनिज्म में बिलीफ रखते हैं वो लोग प्रकृति के हर वस्तु में एक भगवान का वास मानते हैं। और जब प्रकृति की हर चीज, चाहे फील्ड हो, चाहे माउंटेन हो, चाहे शीशोर हो, वहाँ पर देवता का वास मानेंगे तो कभी भी स्वयं को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और यही थीम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम पैगनिज्म को फॉलो करें, हम वर्शिपर ऑफ नेचर बने, नेचर की तरफ मुड़ें, नेचर को फील करें, नेचर को प्रिजर्व करने में अपना योगदान दें। एंड लास्ट में जो 2 लाइन है सेस्टेट की, वहाँ वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि हेयर हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। अब प्रोटियस जो सी गॉड है, प्रोटियस उसका नाम ले रहे हैं। प्रोटियस है एक तरह से sea god, means an old man of the sea in Greek mythology who tended the seal, which are the flocks of Amphitrite, and he proposed the gift of prophecy and power of assuming the shape he pleased। यानी कि जो प्रोटियस है वो सी गॉड है, एक ओल्ड मैन ऑफ द सी माना जाता है, समुद्र का एक बूढ़ा व्यक्ति जो कहते हैं कि सील मछलियों को पालता है और उसको प्रोफेसी करने का, भविष्यवाणी करने की अलौकिक प्रतिभा उसके अंदर है। और एक और आशीर्वाद उसको है कि वो किसी भी तरीके का शेप, रूप धारण कर सकता है। एक तो ये सी गॉड, और दूसरा सी गॉड कौन सा आया है? ट्राइटन, TRITON लास्ट लाइन में है यहाँ पे ट्राइटन, और ये प्रोटियस। 2 सी गॉड का वर्णन यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया है, प्रोटियस और ट्राइटन। ट्राइटन कौन है? ये भी माइनर सी डेटी है, माइनर सी गॉड है, हु यूज्ड टू ब्लो हिज कॉन्च शेल इन ऑर्डर टू कलेक्ट टुगेदर द क्रिएचर्स ऑफ सी किंगडम। यानी समुद्र के जितने भी प्राणी हैं उनको इकट्ठा करने के लिए ये अपना शंख बजाते हैं, वो है ट्राइटन। ब्लो हिज विदर्ड हॉर्न, विदर्ड हॉर्न मतलब कॉन्च शेल, जो शंख उनका है, कॉन्च से बना हुआ उनका शंख है, उसको बजाते हैं। मीन्स दीज लाइन्स अगर हम देखें तो ये सेस्टेड पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका एक कंक्लूज़न है पूरे सोनेट का। तो जब भी हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज द सेस्टेड पार्ट ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, composed by William Wordsworth. The poet is grieved at growing materialistic tendency of the people of his age. Means पोइट यहाँ पे दुख मना रहा है लोगों की जो मैटेरियलिस्टिक टेंडेंसी हो गई है, उसके समय के लोगों की जो भौतिकतावाद की टेंडेंसी लोगों में हो गई है उसके प्रति दुख मनाता है। एंड दे आर कम्प्लीटली अवॉइड ऑफ लव ऑफ नेचर and they run after wealth and spend their energies in cheap physical enjoyment। मीन्स लोग क्या उस चीप फिजिकल एन्जॉयमेंट में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को खो रहे हैं। तो इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें ऑक्टेव और सेस्टेड पार्ट में बहुत ही बारीकी से एक दुख व्यक्त किया है कि किस तरह से लोग ग्रोइंग मटेरियलिस्टिक जो भौतिकतावादी जो दौड़ है उसके विक्टिम बनते जा रहे हैं और प्रकृति के प्रति अंधे होते जा रहे हैं।
इसलिए यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ एक तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि भौतिकतावाद के जो इस दौड़ के पीछे हम भाग रहे हैं उससे हम कुछ समय के लिए पॉज करें, प्रकृति की तरफ अपना रुख बदलें, अन्यथा हो सकता है कि हमारा मानवता खतरे में पड़ जाए। यानी जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में लिखा, तब भी यही कंडीशन थी और आज हम देखते हैं कि आज भी यही कंडीशंस हैं। सो एक तरह से हमें धन के पीछे नहीं भागना है, हमें भौतिक सुखों को ही समर्पित नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या, नेचर के प्रति भी हमें सोचना होगा। यानी मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इस सोनेट के जरिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने अटैक किया है, अटैक ऑन मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म के ऊपर अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हम एक ग्रोइंग मैटेरियलिज्म से सफरिंग हो गए हैं, और मीन्स ही सेज दैट they should find some moments for appreciating the lovely and sublimer aspects of nature। लोगों ने नेचर को अप्रिशिएट करना ही बंद कर दिया है और बिल्कुल भौतिकतावाद की दौड़ में ही दौड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पोएम है जिसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने देखा। दिस इज द सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेड पार्ट, और दोनों ही पार्ट्स का हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। अब अगली हम वीडियो 3rd, 4th एंड 5th में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर क्रिटिकल एप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे, और कोशिश कीजिए कि आप में जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको अपने नोटबुक में नोट करें। बाकी इन पोएम्स की जो हैंड रिटन PDF है विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर एंड विद क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, मैं उसका PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर देती हूँ। तो टाइम टू टाइम आप नोट करते रहें, एंड आफ्टर दैट अलोंग विद योर नोटबुक एंड योर टेक्स्ट बुक बी विद मी in all these videos. Okay, so we will meet in our next 3rd video regarding this sonnet, The World is Too Much With Us. Till then, have a nice day and enjoy your studies.